देखो कैसे सिंप्लीफाई रखने की बात मैं कर रहा हूं बेटा। एक मैं बेसिक बात कर रहा हूं, ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने डिफाइन किया था एक्चुअल मास में, एक्चुअल मास इन ग्राम जो एटम का है उसमें डिवाइड किया था किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से। यही था रिलेटिव एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन आपने लिखी। अब ये नंबर कैसे सिलेक्ट किया, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, 3 पर्सन है। एक के पास गोल्ड है 1.5 ग्राम, दूसरे के पास गोल्ड है 2.5 ग्राम, तीसरे के पास गोल्ड है 3.0 ग्राम, या 3.0 तो चलो इंटीजर वैल्यू हो गई, इसको भी फ्रैक्शन में ले लो। 4.5 ग्राम गोल्ड है, ये गोल्ड की अमाउंट है। आप सोचो ये इंडिविजुअल अमाउंट याद रखना आसान है, या फिर इन सबको मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 0.5 से। 0.5 मैंने आर्बिट्रेरी कोई नंबर ले लिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 3, ये आ गई 5 और ये आ गई 9। आप कॉमन सेंस लगाओ, 3, 5, 9 याद रखना आसान है, या 1.5, 2.5, 4.5 याद रखना आसान है। एक सिंपल कॉमन सेंस सोचो बेटा। किसको याद रखना आसान है? 3, 5, 9 याद रखना आसान है कि नहीं? बस इतना सा ही है रिलेटिव एटॉमिक मास का, इतना सा ही फैक्ट है बेटा। ये हो गया रिलेटिव मास। और ये किसके रिलेटिव मास हो गया बेटा? किसके रिलेटिव मास हो गया? ये मास हो गया 0.5 ग्राम के रिलेटिव, जो हमने निकाला। तीनों में 0.5 से डिवाइड किया ना। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है। एक टेक्निक है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। मास स्पेक्ट्रोमीट्री नाम की एक टेक्निक है। इस टेक्निक से एक सिंगल एटम का मास आप बता सकते हैं। एक सिंगल एटम का मास आप निकाल सकते हैं इस टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, ध्यान देना, इन सब के एक्चुअल मासेस आप निकाल सकते हैं। बट एक्चुअल मासेस फ्रैक्शन में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल मास होता है। तो एक्चुअल मासेस को याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम है। क्यों डिफिकल्ट काम है, मैं एक बताओ। किसी सिंगल एटम का एक्चुअल मास याद रखना, महक बोलो बेटा, क्यों डिफिकल्ट है? साउंड आ रही है मेरी? सर आप बताओ, ये मासेस एक्चुअल मास याद रखना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वैल्यू ज्यादा ये होती वैल्यू है। फ्रैक्शन में है, डेसिमल के 3 डिजिट तक जा रही है। फ्रैक्शन में है, डेसिमल के 3 डिजिट तक जा रही हो, इतने सारे एटम्स, सबके डाटा याद रखना आसान है। अगर किसी एक का याद रखना होता तो रख लेते। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये कोशिश की गई कि जो ये एक्चुअल मासेस हैं, जो ये एक्चुअल मासेस हैं,
इन एक्चुअल मासेस को कन्वर्ट किया जाए रिलेटिव एटॉमिक मास में। ये प्रयास हुआ, इनको किस में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश की गई, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों रिलेटिव निकाला गया? सबसे पहली चीज है कि रिलेटिव के बारे में सोचा क्यों गया, वाई टू फाइंड रिलेटिव, एब्सोल्यूट से काम चला लेते तो दिक्कत थी एब्सोल्यूट को याद रखने में। सो मैनी एटम्स आर देयर और फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल के 3 डिजिट तक वैल्यूज। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो हाइड्रोजन के मास से ही डिवाइड किया गया था, पहला अटेम्प्ट तो यही था। जितने एटम्स थे उन सब के एटम में हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया। क्या पर्पस था हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करने के पीछे, रिलेटिव बनाना। बट हाइड्रोजन के डिवीजन को डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज आई हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करने के बाद, ये जो वैल्यूज आई ये भी तो इंटीजर नहीं आ पाई। अगर मैक्सिमम एटम्स के लिए इंटीजर आ जाती तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज को याद रखना आसान है। इसके बाद सारे एटम में नाइट्रोजन के मास से डिवाइड किया, सब में नाइट्रोजन के मास से डिवाइड किया, फिर ऑक्सीजन के मास से डिवाइड किया, ये चलता ही रहा। और टारगेट क्या सेट किया गया था, टारगेट क्या सेट किया था, हमें किसके रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सेप्ट कर लेना है, जिससे इंटीजर है, जिससे सारे एटम्स के मासेस, एक्चुअल मासेस इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएं, और उसका नाम पड़ गया रिलेटिव एटॉमिक मास। और जो वो वैल्यू थी जिससे डिवाइड करने पे ये बात बन गई, वो वैल्यू क्या थी जिससे डिवाइड करने पे ये बात बनी? वो वैल्यू थी 1.66 इंटू 10 की पावर -24। और ये वैल्यू है क्या रियलिटी में, व्हाट इज दिस? तो आपने लास्ट क्लास में लिखा है कि ये 1 AMU है, इसकी वैल्यू है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अब आइडिया आपको क्लियर हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास कंसेप्ट डेवलप क्यों किया गया। यस सर। अब फर्दर देखो, लास्ट क्लास से मैं कनेक्ट कर रहा हूं फर्दर। आपको मैंने बताया था कि किसी एटम का अगर आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है तो इसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दिस। तो अगर आपको लिखना है मास ऑफ 1K एटम, तो 39 को किस में एक्सप्रेस करो, यू में। और मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23K एटम्स लिखना हो तो 39 को किस में एक्सप्रेस करो, ग्राम में। ये कैसे आया लास्ट क्लास में, इसका डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 39 ग्राम आया इसी को कहते हैं 1 मोल, या इसी को क्या कहते हैं, मोलर मास।
और इससे फिर हमने दो फॉर्मूला डेवलप किए। कौन से दो फॉर्मूला डेवलप किए थे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूला। मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो फॉर्मूला, तो बिल्कुल ठीक है। पहला फॉर्मूला ये था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ सैंपल इन ग्राम। इसमें किससे डिवाइड कर देना है? मोलर मास। मोलर मास से। और दूसरा फॉर्मूला क्या निकाला था? Number of particles upon Avogadro number. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करेंगे, तो ये था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमने लास्ट क्लास में जो भी डिस्कशन किया था मोल के बारे में, ये दो कंक्लूजन निकाले थे। इन फॉर्मूला को आप रीअरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको रीअरेंज करके आप यूज कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, रीअरेंज कर सकते हो आप। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो आपको तो नंबर ऑफ मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एवोगैड्रो नंबर से। यहां तक क्लियर है आप सबको? Yes, sir. ये हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। यहां तक समझ में आ गया बेटा? तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे, प्रोटॉन पूछे थे, या न्यूट्रॉन, कुछ भी निकालने हो आप कर सकते हैं। देखो, एक तो मैं 10th लेवल की चीज बता दूं आपको। जैसे किसी का एटॉमिक मास ये है, एटॉमिक नंबर Z है। ये क्या है बेटा? एटॉमिक मास। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो देखो, इससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z, P फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं Z और न्यूट्रॉन होता है A-Z। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ए। इलेक्ट्रॉन होते हैं Z के बराबर फॉर न्यूट्रल एटम, इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू Z फॉर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल के लिए तो होगा Z के बराबर, एंड नॉट इक्वल टू प्रोटॉन और नॉट इक्वल टू Z फॉर आयंस। आयंस के लिए प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा। फॉर एन आयन, फॉर एन आयन फॉर एन आयन इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा। फॉर कैटायन इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम होगा। बिल्कुल आसान बात है। जैसे मैं आपको कहूं कि Mg आपके पास है, मास नंबर है 24, एटॉमिक नंबर है 12, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन है 12, न्यूट्रॉन है 24 माइनस 12, ये भी 12 आएंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे, ये भी 12।
कोई दिक्कत नहीं न्यूट्रल एटम के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं यही चीजें बताइए आप Mg2 प्लस आयन के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोटॉन आप 12 ही लिखेंगे, न्यूट्रॉन आप 24 माइनस 12 मीन्स 12 ही लिखेंगे। जो भी चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज आएगा। 10। आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू Yes, टू sir. लॉस Loss ऑफ of electron. इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आता है। तो जो 12 प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है उसमें से पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर दो। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइनस कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये एनायन होता तो उतना ऐड कर देते। तो चाहे आयन हो चाहे न्यूट्रल एटम हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो फर्क पड़ता नहीं, चेंज किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर में। यहां तक समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. तो देखो अब आगे के लिए क्या है, आगे की थ्योरी के लिए क्या है मैं बता दूं। आपको बुक्स में लिखा मिलेगा, आगे मैं भी बोलूंगा एटॉमिक मास। जब मैं एटॉमिक मास वर्ड यूज करूंगा तो समझ लेना कि रिलेटिव एटॉमिक मास में बोल रहा हूं। बाय डिफॉल्ट एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास ही है, आगे जब भी ये वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गया सबको? आपको Yes, sir. एटॉमिक मास का मतलब क्या लेना है आगे थ्रू आउट? रिलेटिव एटॉमिक मास। केमिस्ट्री में जो डाटा दिए गए किताब में वो भी यही है सारे। तो जैसे एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपको दूं, बहुत आसान, लास्ट क्लास में मैंने सिमिलर प्रॉब्लम दी थी आपको, बट एक और लिख लो। जैसे आपसे कहें कि एक एल्यूमिनियम सैंपल आपके पास है, एल्यूमिनियम सैंपल आपके पास है से 54 ग्राम, 54 ग्राम, और एल्यूमिनियम का डाटा आपको गिवन है मास नंबर 27, एटॉमिक नंबर 13। इस 27 ग्राम सैंपल 54 ग्राम सैंपल में बताओ प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर प्रोटॉन 13। Sir, neutron 14. Electron 13, sir. तुमने बेटा प्रॉब्लम ही नहीं सुनी ध्यान से। मैंने पूछा 54 ग्राम सैंपल में कितने हैं। सबसे पहले तो निकालो कि 54 ग्राम सैंपल में एल्यूमिनियम एटम्स कितने हैं। सबसे पहला काम ये करना है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। सबसे पहले ये निकालो 54 ग्राम में, सबसे पहले मोल निकालो, मोल कितने हैं बताओ, पहला स्टेप होता है मोल निकालना। तो नंबर ऑफ मोल्स इन सैंपल कितने हैं बताओ? 2. 2. 2 moles. तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे लिखना है? मास, एटॉमिक मास को ग्राम में। 2 मोल आ गए। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने? नंबर ऑफ एल एटम्स कितने बताओ? 12.044 into 10 to the power 23. 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. ये तो इसमें कितने एल्यूमिनियम एटम्स हैं वो हमने निकाल लिए, कितने एल्यूमिनियम एटम्स हैं वो हमने निकाल लिए। ये है आपके सामने 2 इंटू Na। अब पता करो एक एल्यूमिनियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एल्यूमिनियम एटम के पास कितने प्रोटॉन हैं, एक एल्यूमिनियम एटम के पास कितने न्यूट्रॉन हैं।
ये पता करो सबसे पहले। इन वन Al एटम, इन वन Al एटम प्रोटॉन कितने हैं बताओ? 13। न्यूट्रॉन कितने? 14। 14। इलेक्ट्रॉन कितने? 13। न्यूट्रल एटम है 13। ये तो एक Al एटम में हुए। सैंपल में Al एटम है कितने हमारे पास? 2 into Na। तो टोटल प्रोटॉन इन सैंपल कितने बताओ? 26 into Avogadro। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 into Na। भाई एक के पास 13 प्रोटॉन है तो इतने एल्यूमिनियम एटम के पास कितने होंगे? टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 into 2 into Na। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 13 into 2 into Na। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन किया जाता है, डिफाइंड फॉर मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स इसके लिए डिफाइन होता है। आइसोटोप्स किसको कहते हैं? आप ये जानते हैं आइसोटोप्स किसको कहते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप्स की डेफिनेशन जानते हो? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपको गिवन है कि ये जो दो आइसोटोप हैं एलिमेंट एक्स के, उनके मास नंबर A1 A2 है और इनकी जो एबंडेंस है, एबंडेंस बाय मोल, मोल मान लो इसके M और N, दिस इज मोल रेशियो और मे बी वॉल्यूम रेशियो। अगर गैस है तो वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा। अगर ये गिवन है कि एक्स दो आइसोटोप इस रेशियो में हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना? बिल्कुल आसान। जो फ्रैक्शन पहले आइसोटोप का है उससे मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू A1। पार्ट m फ्रैक्शन m है, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास A1 प्लस दूसरा फ्रैक्शन n है, मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास A2 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रैक्शन, एवरेज निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे एवरेज निकालते हैं दो चीजों का, वही है। एक एग्जांपल से और क्लियर करता हूं। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलर है कि क्लोरीन के ये दो आइसोटोप होते हैं, एक 3517 और एक 3717, दो आइसोटोप्स होते हैं। इनकी एबंडेंस का रेशियो आपको दिया गया है। एबंडेंस का रेशियो है 75:25
25 या 3:1 इस रेशियो में है ये। बताओ एवरेज एटॉमिक मास Cl का क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास, इसमें वैल्यू रख दो, बस हो गया। m की जगह 3 है, n की जगह 1 है, A1 की जगह 35, A2 की जगह 37। तो 3 into 35 plus 1 into 37 by 3 plus 1। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। सर 35.5। तो ये आएगा 35.5। बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा आपका। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको दो चीजें दी जाएंगी। एक तो आइसोटोप के बारे में बताया जाएगा कि कौन से आइसोटोप हैं, और दूसरा बताया जाएगा कि उनकी एबंडेंस क्या है, किस रेशियो में अवेलेबल है। ये दो डाटा गिवन होंगे, इनको यूज करके एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। कर लोगे इसको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। एक और होता है एटॉमिक मास फॉर मेटल्स, लिख लो फॉर मेटल्स ओनली, फॉर मेटल्स ओनली। ये थर्मोडायनेमिक्स में 12th में पढ़ाया जाएगा, फॉर्मूला फिजिक्स में मिलता है। वो ये है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, specific heat of metal into atomic mass equal to 6.4। 6.4 ये फॉर्मूला याद कर लो बस। ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको अभी नहीं सोचना। मेटल का एटॉमिक मास निकालना होता है हमें, और स्पेसिफिक हीट दे देते हैं। अगर स्पेसिफिक हीट डाटा गिवन है तो बस इसमें रख दो, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है अभी आपको ये भी नहीं जानना, बस ये जान लो कि एक डाटा है मेटल के लिए। ठीक है, तो ये गिवन होगा, इसको निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम डिफिकल्ट तो होती नहीं। तो ये तो बात हुई अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ वी कम टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास multiplied by their coefficient। रिलेटिव एटॉमिक मास में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उनको ऐड कर दो। फॉर ऑल एटम्स, दिस इज फॉर ऑल एटम्स। जैसे कोई आपसे कहे कि ग्लूकोज का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ, ग्लूकोज का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको गिवन है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा 6 into 12 फॉर कार्बन। रिलेटिव एटॉमिक मास और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। कोफिशिएंट 6 है और रिलेटिव एटॉमिक मास 12 है।
दूसरे एटम के लिए कोफिशिएंट 12 है, एटॉमिक मास 1 है, और तीसरे के लिए कोफिशिएंट 6 है, एटॉमिक मास 16 है। सॉल्व करके निकाल लेंगे 180। ये तो 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना। साउंड आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया। इसका यूज कैसे करना है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कोई यूनिट नहीं होगी। इसका यूज इस तरह से करेंगे, अगर आपको लिखना है मास ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मास लिखना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करो? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करो? यू में। और अगर आपको लिखना है मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अगर ये लिखना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास को किस में, मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करो? ग्राम में। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का यूज बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास का करते हैं, और फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, सेम फॉर्मूला। केवल क्या चेंज आ जाएगा इन फॉर्मूला में? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास, बट ये मोलर मास होगा मॉलिक्यूल का। ये सेम फॉर्मूला लिखते हैं। ये जो 180 ग्राम है ना, ये काम करेगा किसका? मोलर मास का, या इसी को कहते हैं 1 मोल। तो सेम फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास यूरिया है, N2H4CO, यूरिया आपके पास है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इसका 60 है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन इट्स 180 ग्राम सैंपल। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्या होंगे? इससे आसान प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, बोलो? Sir, 3. तो इसका आंसर आएगा 3। बोलना जरूरी नहीं है, चैट बॉक्स का यूज भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ
moles of urea, moles of N2H4CO इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। सैंपल का मास है 180, मोलर मास है 60, आंसर आ गया 3। अब देखो फर्दर, आपको मोल्स पता लग गए यूरिया के, ध्यान देना, आपको मोल्स पता लगे यूरिया के, फॉर्मूला है N2H4CO, इसके मोल्स पता लगे पूरे मॉलिक्यूल के। अगर मैं लिखना चाहूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ H एटम्स इन सैंपल, सेम सैंपल में, तो क्या करेंगे, ये जो पूरे यूरिया के मोल्स आपने निकाले 3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट से 4 से, तो आपको H एटम्स के मोल्स मिल जाएंगे। अगर आपसे कहें बताइए मोल्स ऑफ N एटम्स, तो जो यूरिया के मोल्स हैं 3, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कोफिशिएंट 2 से। N एटम्स के मोल 6 आ गए। सारे एटम्स के मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अगर आपसे कहें बताओ टोटल मोल्स ऑफ एटम्स, टोटल मोल्स ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे? अगर टोटल मोल्स ऑफ एटम्स पूछा जाए तो क्या करना, तो इनके कोफिशिएंट का सम करो, 2 + 4 + 1 + 1 कितना हो गया, 8। सारे एटम्स के कोफिशिएंट का सम करो और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल मोल्स ऑफ एटम आ जाएगा 24। या फिर क्या करो, अलग अलग करके निकालो सबको, फिर ऐड कर लो, उतना ही आएगा। तो सैंपल में हमने पूरे मॉलिक्यूल के मोल्स निकाल लिए और फिर इंडिविजुअल एटम्स के भी मोल्स निकाल लिए। और जरा बताओ मुझे, अगर मोल पता हो तो क्या उस एटम की ग्राम में अमाउंट बता सकते हैं? अगर मैं कहूं बताइए अमाउंट ऑफ N एटम इन द सैंपल, अमाउंट ऑफ N एटम्स इन सैंपल, तो हम ये लिखेंगे मोल्स इनटू मोलर मास। किसके मोल्स किसका मोलर मास, किसके मोल्स किसका मोलर मास, तो N एटम्स के मोल्स N एटम का मोलर मास। N एटम्स के मोल्स हमने निकाल लिए, कितने, 6, और N का जो मोलर मास है वो 14 ग्राम होता है कि नहीं, N का वो दिया जाएगा आपको, तो ये आंसर हो गया। N एटम्स का मास निकाल लिया सैंपल में, H एटम्स का मास निकाल सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? सर इसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है? किसको? सर 14 को 2 से।
क्यों करना बेटा? ये मैंने क्या लिखा बेटा? 6 इज व्हाट? Number of moles किसके? of n atoms. n एटम्स के मोल्स हैं, तो n एटम के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सैंपल में बेटा जो कोफिशिएंट 2 है उसका यूज तो हम कर चुके हैं। हमने पूरे मॉलिक्यूल के मोल्स निकाले, और जब n एटम्स के मोल्स निकालने थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस 2 का तो यूज कर चुके हम ऑलरेडी कि 6 मोल निकालने में। अब दोबारा थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो इस मोल को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये जो 6 मोल हैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो मोल में मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। अब 2 कोफिशिएंट का क्या काम? आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. तो क्या आप बता सकते हैं अमाउंट ऑफ H एटम क्या होगी इन सैंपल? अमाउंट ऑफ H एटम्स इन सैंपल। तो मोल्स कितने हैं H एटम के, जरा देखो। 12 मोल में H एटम के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 ग्राम से। तो क्या आ गया? ये 12 ग्राम। आ गया समझ में? Yes, sir. अब एक और प्रॉब्लम लिखो, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास H2SO4 है 49 ग्राम, 49 ग्राम H2SO4 है, और आपको इन सब के डाटा गिवन है। H11, सल्फर 3216, ऑक्सीजन 168, ये डाटा आपके पास है। आपको मैं 2 क्वेश्चन इसमें दे रहा हूं। सबसे पहले आप बताओ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ओ एटम्स, या सिंपली ऑक्सीजन लिखाओ, वो भी इसी का यही मतलब लेना है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड number of electrons in sample। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले H2SO4 के मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ H2SO4 फाइंड करो। तो H2SO4 के मोल्स क्या हो जाएंगे? गिवन मास, सैंपल का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 98 मोलर मास होता है। 0.5 मोल्स निकाल लिए सबने। Yes, sir.
अब बताओ मुझे मोल्स ऑफ ओ एटम्स कितने होंगे? 2 moles. ओ एटम्स के मोल्स हो जाएंगे, ये जो H2SO4 के मोल्स निकाले ना, उसमें मल्टीप्लाई करो उसके कॉफिशिएंट से। क्या है कॉफिशिएंट ओ का? 4। ओ एटम के मोल्स 2 आ गए। व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ ओ एटम इन ग्राम? 2 into 16, 32. तो ये हो जाएगा 2 into 16। बिल्कुल ठीक है। तो 49 ग्राम सैंपल में 32 ग्राम ओ है। सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये तो हुआ पहला पार्ट प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट देखो कैसे निकालना है। आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल। क्या मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल इक्वल टू नंबर ऑफ H2SO4 molecules, number of H2SO4 molecules multiplied by number of electrons in one molecule. Can we write this? इस सैंपल में कितने H2SO4 मॉलिक्यूल है, पहले तो वो पता करना पड़ेगा। कितने H2SO4 मॉलिक्यूल हैं पहले ये पता करिए, और फिर एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या ये लिख सकते हैं हम? Yes, sir. ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं तो जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बताओ मुझे, H2SO4 के मोल्स मालूम है हमें 0.5। तो व्हाट अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ H2SO4? बोलो। 0.5 into Avogadro number. बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, फॉर्मूला आपको याद करा दूं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसके मोल्स हैं बेटा, आप निकालिए 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब पता करो एक H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन। तो HHSOOOO ये है H2SO4। 2 H एटम, एक सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रॉन H के पास 1 1 16 8 8 8 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक H2SO4 मॉलिक्यूल में? सबको ऐड करो जरा। बोलो। 34. अरे 32 तो यही हो गए बेटा। 32 प्लस 16 48 प्लस 2 और कितने हो 50. गए? 50। Yes, sir. एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास हैं इतने मॉलिक्यूल, 0.5 इंटू Na। तो टोटल इलेक्ट्रॉन सैंपल में कितने हो जाएंगे बताओ? यहाँ पे वैल्यू रख दो, बस हो गया।
तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल है 0.5 इंटू Na, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो क्या आंसर आ गया? 25 इंटू Na इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल। तरीका समझ में आ गया आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखते हैं एक और प्रॉब्लम देखें। एक और सिंपल सी प्रॉब्लम देते हैं आपको। आपके पास मान लीजिए अमोनियम आयन का एक सैंपल है, अमोनियम आयन, ठीक है, 72 ग्राम सैंपल है। अमोनियम आयन का एक 72 ग्राम सैंपल है। आपके पास ये डाटा है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये डाटा गिवन है। प्रॉब्लम है इसमें दो, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सैंपल, find number of neutrons in the sample, find number of electrons in the sample। ये निकालना है, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं। फॉर्मूला में जो कॉफिशिएंट है उनका रेशियो मोल रेशियो आपको देता है, तो आपको लिखना है मोल रेशियो ऑफ H एटम बाई मोल रेशियो ऑफ O एटम। फॉर्मूला आपके सामने है 2/4, इसमें क्या परेशानी है? तो फॉर्मूला से आप मोल रेशियो लिख सकते हैं। अब आपको दिया गया है O एटम्स का मास 48 ग्राम, H एटम्स का मास बताना है, तो अब डाटा रख दो लेफ्ट हैंड साइड। H एटम का मास मान लिया x ग्राम है, तो मोल्स कितने आएंगे? x/1। मोलर मास H का एटम का 1 ग्राम होता है, और O एटम्स का आ जाएगा 48/16। तो इसमें कोई हैवी बात थोड़ी बोल रहा हूँ, बिल्कुल लाइट पॉइंट है कि फॉर्मूला देखकर आप मोल रेशियो लिख सकते हैं, फॉर्मूला से आप मोल रेशियो लिख सकते हो। आ गया समझ में इतना? देखो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास है Na2S4O6, ये मॉलिक्यूल है, आप क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ S एटम्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ O एटम्स, ये रेशियो बताओ कितना होगा? 2/3। तो इसमें जो इनके कॉफिशिएंट हैं उनके रेशियो के बराबर। तो फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हैं बेटा? मोल रेशियो ऑफ एटम्स, यू कैन सिलेक्ट एनी 2 एटम। मोल रेशियो ऑफ एटम्स आप लिख सकते हैं फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो आयन का रेशियो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास है, आप यहां ये लिख सकते हो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस।
क्या आएगा, एक एल्यूमिनियम आयन है, दूसरा सल्फेट आयन है, तो इनके जो कॉफिशिएंट हैं उसके रेशियो के बराबर। तो किसी भी कंपाउंड को देखकर, किसी भी आयनिक कंपाउंड को देखकर उसके पार्टिकल का रेशियो लिख सकते हैं, पार्टिकल के मोल्स का रेशियो। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मेरे पास मान लीजिए कैल्शियम साइनाइड है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं उससे देख के, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ साइनाइड आयन इक्वल टू 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम है ये मोल रेशियो फॉर्मूला की हेल्प से लिखने में? No, sir. फॉर्मूला दिया जाएगा तो मोल रेशियो लिख सकते हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम लिखो, बहुत आसान प्रॉब्लम। मैं कहूं कि मेरे पास Al2O3 का एक सैंपल है, Al2O3 का एक सैंपल है, और अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आपको दी है मैंने, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम आयन है, मान लेते हैं A ग्राम। फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्साइड आयन। Al2O3 का एक सैंपल है जिसमें एल्यूमिनियम आयन की अमाउंट मालूम है, ऑक्साइड आयन की बतानी। तो आपको इनके बारे में ये पता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, एटॉमिक नंबर 13, ऑक्सीजन 16, ये डाटा आपको दे दिए मैंने। तो देखो कर लिया होगा आपने, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आसान है। आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसकी अमाउंट x ग्राम है, मालूम नहीं, मान लो x ग्राम है, तो सीधे लिखो, बिल्कुल आसान है। मोल्स ऑफ ऑक्साइड आयन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन, फॉर्मूला देख के साफ साफ समझ में आ रहा है, इट इज 3/2। ऑक्साइड आयन के मोल्स कितने होंगे अगर x ग्राम अमाउंट है तो? x/1। x/16। एल्यूमिनियम आयन का मास A ग्राम है तो मोल्स कितने होंगे? A/27, मास बाई मोलर मास इक्वल टू 3/2। सॉल्व करके x निकाल लो, बस हो गया आंसर। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir.
तो फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? मोल रेशियो लिख सकते हैं। फॉर्मूला की हेल्प से हम मोल रेशियो लिख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देके आपको फ्री करता हूं। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे आपसे मैं कहूं कि Na2SO4 एंड Na3PO4 इनका मोल रेशियो बताओ। क्या बताना है? इनका मोल रेशियो containing equal number of moles of sodium ion. Containing equal number of moles of Na plus. जितने मोल्स Na प्लस के Na2SO4 के सैंपल में हैं, उतने ही मोल्स Na प्लस के Na3PO4 के सैंपल में हैं। बराबर मोल्स हैं Na प्लस आयन के दोनों सैंपल में। तो Na2SO4 और Na3PO4 के मोल्स का रेशियो क्या होगा? तो देखो, ये प्रॉब्लम 10 सेकंड लेनी चाहिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। सत्यव्रत ने उल्टा सोच लिया बेटा। ये होगा 3:2 रेशियो में। अरे सिंपल सा है भाई, ये 2 है कॉफिशिएंट, ये 3 है कॉफिशिएंट। तो क्या करो, इसके 3 मोल ले लो और इसके 2 मोल ले लो। बताओ यहाँ पे सोडियम आयन के मोल्स क्या हो जाएंगे? 3x2। यस सर। 3x2। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2x3। बराबर है कि नहीं? बात है इक्वल। तो जो रेशियो आएगा वो है 3:2, जिसमें ये रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 and sample of Na3PO4 having equal number of moles of sodium ion. आ गया समझ में सबको? यस सर। भारी दिमाग थोड़ी लगाना, बहुत आसान होते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप, परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन ये कल शुरू करेंगे सुबह 6:30 की क्लास में।